दोस्तों आज हम एक कविता पढ़ेंगे आ धरती कितना देती है। देखो ज़्यादातर बच्चों ने बचपन में ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि काश कोई ऐसा पेड़ होता जिस पे पैसे उगते। पैसे पेड़ के ऊपर उगते और हम उन पैसों को तोड़ लेते। कोई ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, ना कोई करियर बनाना पड़ता, ना कोई फ्यूचर की टेंशन होती। बचपन में हम सब ने सुना होगा कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ध्यान से खर्चा करा करो। आप लोग तो अभी भी ये डायलॉग सुनते होंगे, बच्चे ही हो। तो यहाँ पर जो कवि है ना, उनका भी यही सपना है कि मैं एक पैसों का पेड़ उगाऊं। पैसों का पेड़ उगाऊं ताकि उसके ऊपर बहुत सारे पैसे आएँ और उन पैसों को तोड़ तोड़ कर मैं बहुत अमीर हो जाऊं। मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी कविता पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मैंने छुटपन से छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। छुटपन का मतलब होता है बचपन। तो कहते हैं कि मैंने बचपन में छिपकर पैसे बोए थे। छिपकर इसलिए क्योंकि अगर कोई देख लेता तो पैसे निकाल लेता, या कोई ये सोचता कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो पैसों को बो रहा हूँ। तो मैंने छुप कर पैसों को बोया था बचपन में, और ये सोचा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। कलदार का मतलब होता है सिक्का। तो उन पेड़ों पर सिक्कों की फसलें उगेंगी, और जब हवा चलेगी तो वो सिक्के खनकेंगे। फिर उन सिक्कों को तोड़ तोड़ कर मैं इकट्ठा करूंगा और थोड़े ही दिनों में मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, मतलब अमीर हो जाऊंगा, बहुत पैसा हो जाएगा मेरे पास में। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। लेकिन उस बंजर ज़मीन पर एक भी अंकुर नहीं फूटा, मतलब एक भी बीज नहीं फूटा, पेड़ का कोई नामो निशान नहीं था। बंधिया मिट्टी से मतलब है बेकार मिट्टी, बंजर मिट्टी, जिस मिट्टी में कोई दम ना हो। तो जो सपना मैंने देखा था वो सब मिट्टी हो गया, कोई भी पैसा नहीं उगा वहाँ पे। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैं बहुत परेशान हो गया, कई दिनों तक मैंने इंतज़ार किया कि अब पैसे का पेड़ उगेगा, अब पैसों का पेड़ उगेगा। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो ये बात समझ में आती है कि बचपन की कल्पना में मैंने नादानी में गलत बीज को बोया था। अपलक का मतलब होता है बिना पल के झपकाए। कहने का मतलब ये है कि मैं देखता ही रहता था, देखता ही रहता था कि अब पेड़ उगे, अब पेड़ उगे। पावड़े का मतलब होता है कालीन। कालीन से यहाँ पर मतलब है कि चादर बिछा के बैठा रहता था, मैं देखता रहता था चादर बिछा के। अबोध का मतलब होता है नासमझ। तो नासमझी में, बचकानापन में मैंने पैसों को बोया था, और उन पैसों से पेड़ उगने की आशा करना बेवकूफ़ी थी। ममता रोपा था, मतलब मैंने बहुत प्यार से, बहुत ममता से मेहनत करी, सोचा कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं अमीर बनूंगा, बहुत बढ़िया पेड़ उगेगा पैसों का। तृष्णा को सींचा था, तृष्णा का मतलब होता है लालच। तो लालच को मैंने सींचा था, मेरे मन में लालच था। अर्धशती हाहारती निकल गई है तब से, कितने ही मधुर पतझड़ बीत गए अनजाने ग्रीष्म तपे। वर्षा झूली, शरदें मुस्कुराई। कवि का मानना है कि उन्हें पैसों के बीज बोए हुए लगभग 50 साल हो गए। अर्धशती का मतलब होता है 50 साल। हाहाराती का मतलब है झूमती हुई। कहने का मतलब यह है कि टाइम ऐसे बीत गया, पता भी नहीं लगा। 50 साल कब यूं निकल गए झूमते हुए, पता भी नहीं लगा। और कितने ही मौसम चले गए, पतझड़ चला गया, कितनी ही गर्मियाँ निकल गईं। ग्रीष्म तपे मतलब गर्मियाँ। वर्षा झूली मतलब बरसात के मौसम, बरसातें भी बीत गईं। शरदें मतलब ऑटम सीज़न। यार मुझे ना बीच बीच में थोड़ी सी इंग्लिश का यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी में पढ़ाता नहीं हूँ, पहली बात तो ये है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे तो हिंदी मेरा सब्जेक्ट ना होते हुए भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी बात यह है, थोड़ा सा इंग्लिश का भी मैं यूज़ करूँगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारे क्या हैं, सीज़न के नाम हैं। इसमें गर्मियाँ हैं और वसंत है और बरसात का मौसम है। सी सी हर हेमंत कपे, तरु झरे खिले वन। हेमंत का मतलब होता है प्री विंटर, सर्दियों से थोड़े से पहले का जो टाइम होता है ना। तो सर्दियाँ जब आती हैं, ठंड लगती है, लोग कांपते हैं। सी से मतलब है कांपना। तरु झरे खिले वन, तरु मतलब पेड़, तो पेड़ के पत्ते झड़ते हैं और जंगल दोबारा से खिले हैं। और जब फिर से गाड़ी उदी लाल से लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। गाड़ी से मतलब है गहरा, डीप। कजरारे मतलब काला। अब दोबारा से बहुत गहरी इच्छा जागी मन में। इच्छा यहाँ पर हो रही है बादल को। कौन सी इच्छा हो रही है बादल को? बादल को इच्छा हो रही है धरती से मिलन की। और धरती से मिलने के लिए बादल क्या करता है? बरसात करता है। जब बरसेगा तो धरती से मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बादलों की दोबारा से इच्छा हुई तो वो बरसे, बारिश हुई। उदी का मतलब होता है सुगंध। जब बारिश होती है ना तो मिट्टी से सुगंध आती है, खुशबू आती है।
मैंने कोतुलवंश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे। कौतूहलवश का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। तो कवि के मन में ना जिज्ञासा जागी है। उन्होंने क्या करा, आंगन की गीली मिट्टी को थोड़ा सा कुरेदा, उंगलियों से थोड़ा सा हटाया मिट्टी को, कुरेदा, और आंगन की गीली मिट्टी को हटाकर उन्होंने सेम के बीजों को दबा दिया उसमें। सेम के बीज मतलब फलियों का जो बीज होता है। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। और उन सेम के बीजों को बोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने धरती में कोई बहुत ही कीमती चीज़ को दबा दिया हो। मणि माणिक मतलब जवाहरात, मतलब कोई बहुत ही महंगी, बहुत ही कीमती चीज़। मैं फिर भूल गया था छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। और फिर मैं उस बीज को बो के भूल गया। छोटी सी तो बात थी, इतनी छोटी सी बात को भला मन कैसे याद रखता, तो मैं भूल गया। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। लेकिन एक दिन की बात है, जब मैं शाम को आंगन में टहल रहा था। संध्या का मतलब होता है शाम, सहसा का मतलब होता है अचानक से। तो मैं शाम को टहल रहा था आंगन में, और अचानक से मैंने कुछ देखा, और वो देखकर मैं खुशी से झूम उठा। हर्ष का मतलब होता है खुशी, विमूढ़ का मतलब होता है देखता का देखता ही रह गया, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। तो कुछ ऐसा दिखाई दिया कवि को जिसे वो देखकर बहुत खुश हुए और वो आश्चर्य में पड़ गए। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। नवागत का मतलब होता है नया नया। तो मैंने आंगन के कोने में देखा कि एक नया नया पौधा पनपा है। वो पौधा ऐसे लग रहा था जैसे छोटा सा छाता लिए खड़ा हो। देखो, जब पौधा नया नया फूटता है ना, तो ऐसा लगता है कि उसकी पत्तियां छाताएं, सीधा खड़ा है वो, और उसकी पत्तियां छाते जैसी लगती हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कोई छाता लिए खड़ा है वहाँ पे। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की। पताकाएं मतलब झंडे, फ्लैग्स। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी मुझे जैसे झंडे गाड़ दिए हो, बहुत बड़ा मैंने कुछ काम किया हो, बहुत बड़ा कारनामा किया हो, मेरी बहुत बड़ी जीत हुई हो ज़िंदगी में, कुछ बहुत ही बढ़िया कामयाबी हाथ लगी हो मेरे, ऐसा लग रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं छाता कहूँ या ये कहूँ कि ये मेरी कितनी बड़ी कामयाबी है। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी जो भी हों, वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चे से। कवि को ऐसा लगता था कि जैसे अंडे को तोड़कर पक्षी के बच्चे बाहर निकले हों, और वो अपने छोटे छोटे परों को फैलाकर उड़ने की कोशिश कर रहे हों। इसका मतलब ये है कि जो सेम के छोटे छोटे पौधे हैं ना, वो बड़े उत्सुक हो रहे हैं, बड़े बेताब हो रहे हैं बढ़ने के लिए। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में। निर्निमेष का मतलब होता है लगातार देखता रहा, सहसा का मतलब होता है अचानक, स्मरण का मतलब होता है याद आना। तो कवि ने देखा ना पौधे को लगातार, और फिर अचानक से उनको याद आया कि अरे ये तो वही सेम के बीज हैं जो मैंने कुछ दिन पहले आंगन में बोए थे। और उन्हीं से बौने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, और मेरी आंखों के सामने नन्हे बोने छोटे छोटे पौधे गर्व से खड़े हैं। गर्व से खड़े हैं मतलब झुके हुए नहीं है कहीं से भी, सीधे खड़े हुए हैं। छोटे छोटे से पैर हैं उनके, और ऐसा लग रहा है जैसे वो छोटे छोटे पैरों को पटक के आगे बढ़ रहे हैं। पैर पटक के आगे बढ़ने से मतलब ये है कि उसके आसपास भी ना छोटे छोटे पौधे और होने लगे, छोटे छोटे पौधे उगने लगे आसपास। तब से उनको रहा देखते, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। और तब से मैं उन पौधों को देख रहा हूँ, जब से वो बहुत छोटे से थे ना, तब से मैं उनको देख रहा हूँ, और धीरे धीरे अनगिनत पत्ते वहाँ पर हो गए। इतने सारे पत्ते लद गए पौधों पे कि गिने भी नहीं जा सकते थे। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे। दोस्तों, ये वाले पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये बिना सपोर्ट के सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो कहते हैं कि वो जो हरे भरे पौधे तंग गए, ऐसे लग रहे थे जैसे मानो तंबू। इंग्लिश में कहते हैं कैनपी। देखो, कुछ इस तरह का होता है। तो तंबू जैसे दिखाई दे रहे थे वो पौधे। बेलें फैल गईं बल खा आंगन में लहरा, और बेलें फैल गईं पूरे आंगन में, लहराने लगीं। बल खा के मतलब चिपक के, लिपट कर। सेम के पौधे में से ना बेल निकलती है, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि बेलें पूरे आंगन में लहराने लगीं। और सहारा लेकर बाड़े की टटी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। बाड़े की टटी का मतलब देखो ये है, ये बैम्बू जैसा दिखाई दे रहा है, इसे टांग देते हैं और इसके सहारे वो सेम का पौधा ऊपर की ओर जाता है। तो कहते हैं कि बाड़े की टटी का सहारा लेकर वो झरने जैसा ऊपर की ओर जा रहा था।
अब देखो झरना तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो पौधा नीचे से ऊपर जा रहा था झरने की तरह। ठीक है, बहुत सारे हरे भरे पौधे हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं झरने के जैसे। और बाड़े की टटी का सहारा ले रखा है उन्होंने, क्योंकि बिना सहारे के वो ऊपर नहीं जा सकते। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। अवाक का मतलब होता है हैरान। तो मैं हैरान रह गया पौधे के वंश को देखकर। वंश का मतलब यहाँ पर है कि इतने सारे हो गए थे, एक छोटे से बीज से इतने सारे पौधे आ गए। मैं तो हैरान हो गया देखकर। छोटे तारों से चितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरों श्यामल लतरों पर सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। जैसे छोटे छोटे तारे आसमान में बिखरे रहते हैं ना, चितरे का मतलब है बिखरे हुए। तो जैसे आसमान में छोटे छोटे तारे बिखरे हुए होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पौधों में छोटे छोटे फूल आ गए हैं। छोटे छोटे फूल बिखरे हुए हैं। श्यामल का मतलब होता है काला रंग, डार्क। मावस का मतलब होता है अमावस की रात, मूनलेस नाइट, जब चांद नहीं निकलता। नभ का मतलब होता है आसमान। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आसमान एकदम काला है, तारे बिखरे हुए हैं, चमक रहे हैं काले आसमान में, और आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आसमान हंस रहा है। दोस्तों, तारों से मतलब यहाँ पर है फूल। तो जो फूल खिले हैं ना पौधे में, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो अमावस की काली रात हो और आसमान में तारे बिखरे हुए हों और आसमान मुस्कुरा रहा हो। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूँ। जो फूल हैं पौधे के ऊपर लगे हुए, वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो तारे हों, आसमान एकदम काला हो और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो आसमान। मतलब फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। चोटी के मोती से। चोटी मतलब जो औरतें बालों को बांधती हैं, चोटी बांधती हैं और बालों में फूल सजाती हैं, गजरे लगाती हैं, मोती लगाती हैं। तो चोटी के मोती से इसका मतलब ये है कि जो पौधे की बेल है ना, देखो बेल भी चोटी जैसी होती है, लिपटी हुई होती है वो भी, और उस बेल के ऊपर फूल भी निकलते हैं। तो वो बेल ऐसे लग रही थी जैसे मानो बालों की चुटिया हो और चुटिया पे मोती लगे हुए हों। बेल हो गई चोटी और फूल हो गए मोती। जो बेलों के ऊपर फूल खिले हुए थे वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो चोटी के ऊपर मोती लगे हुए हों। आंचल के बूटों से। आंचल तो पता होगा आपको, जो औरतों का दुपट्टा होता है, पल्ला होता है, उसका सिरा, और उसके सिरे के ऊपर ना बूटी हो रखी होती है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो कुछ इस तरह की होती है। तो जैसे आंचल के ऊपर बूटी लगी होती है ना, वैसे ही फूल लग रहे थे बेल के ऊपर। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, और फिर जब समय आया फल का, तो उन पौधों पर खूब सारी फलियां फूटी। फलियों का पौधा था ना, तो फलियां फूटी बहुत सारी सही समय आने पर। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, बहुत सारी फलियां हो गई वहाँ पे। पतली चौड़ी फलियां, उफ, उनकी क्या गिनती। पतली भी थी, चौड़ी भी थी, हर तरह की साइज़ की फलियां थीं। उफ, इतनी सारी फलियां थीं कि कोई गिनती ही नहीं हो सकती उनकी। ढेर सारी फलियां थीं, अलग अलग फलियां थीं। ये धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। अब देखो, कवि ने इतना छोटा सा बीज बोया था, लेकिन उस छोटे से बीज से क्या फल मिला। एक छोटे से बीज से इतने सारे पौधे हो गए, इतने बड़े पौधे हो गए, और फिर इतने सारे फल निकले, उनमें से फूल निकले। तो रिटर्न बहुत बढ़िया दिया है धरती ने। एक छोटा सा बीज बोया था धरती में, और रिटर्न करके धरती ने कितना सब कुछ दिया उसे। नहीं समझ पाया था मैं उनके महत्व को। किसके महत्व को नहीं समझ पाया? धरती के महत्व को नहीं समझ पाया। धरती की इम्पोर्टेंस, उसका महत्व मुझे नहीं पता था। बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे कर। लोभवश का मतलब है लालच। तो अब कवि को घिन आ रही है बचपन के विचार से। कहते हैं छी, मैंने अपने लिए, अपने लालच के लिए पैसों को बोया। कितना लालची था मैं जो मैंने पैसों को बोया था। रत्न प्रसवीनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। रत्न प्रसवीनी का मतलब है जो रत्नों को पैदा करे। मतलब यहाँ पर रत्न प्रसवीनी धरती को कहा गया है। देखो, पैसा तो कुछ भी नहीं है, कागज़ है, लेकिन जो धरती देती है ना, वो कोई और नहीं दे सकता। वो रत्न है। उसका क्या महत्व है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे आज समझ में आई है। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। मतलब ऐसे बीज बोने हैं जो सबके लिए हों। सिर्फ अपना लालच मत देखो, सबके लिए बीज बो जो सबके लिए समान हो। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जन मतलब लोग, क्षमता मतलब मेहनत। तो लोगों की मेहनत के दाने हमें बोने हैं। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं। ममता मतलब प्यार, तो प्यार बोना है इसमें। दोस्तों, 3 वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं, समता, क्षमता और ममता। इन तीनों के बीज बोने हैं। समता मतलब सभी के लिए समान हो, क्षमता मतलब खूब मेहनत से, और ममता मतलब प्यार। तो सबके लिए समान बीज बहुत मेहनत से बोने हैं और प्यार से बोने हैं। समता, क्षमता, ममता।
जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। तो ऐसे बीज बो जिसे मिट्टी में बोने से सुनहरी फसलें उगें, चमकती हुई बढ़िया फसलें मिलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसें दिशाएं। श्रम का मतलब होता है परिश्रम, मतलब मेहनत। तो जब तुम मेहनत करते हो ना तो सभी जगह खुशियाँ होती हैं, चारों दिशाओं में खुशियाँ फैलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसान है, अब किसान मेहनत करता है तो सब जगह वो खुशियों को फैलाता है। हमारा आपका सबका पेट भरता है ना किसान, तो चारों तरफ में खुशियाँ फैलती हैं। हम जैसे बोएंगे वैसा ही पाएंगे, और जैसे बीज हम बोएंगे वैसा फल हम पाएंगे। अगर मीठा फल बोओगे तो मीठा फल मिलेगा, अगर कड़वा बीज बोओगे तो कड़वा फल मिलेगा। तो दोस्तों फाइनली ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो अगर आपको आईएससी हिंदी की सारी वीडियोस चाहिए। बहुत ही आसान करके मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आईएससी हिंदी को पढ़ाया है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।